आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। जर्मनी और नीदरलैंड का इल्जाम, रूस यूक्रेन में केमिकल हथियारों का कर रहा है इस्तेमाल। गजा में एक और इस्राएली फौजी हलाक। हमास ने कई टैंक्स और कमांड सेंटर पर किया हमला। हमास के लीडर का ऐलान, या इज्जतदार समझौता होगा या शहादत की जंग। सऊदी अरब और यूएई आए फिलिस्तीन के साथ सीज फायर और वेस्ट बैंक कब्जाने के प्लान पर दिया सख्त बयान। सीरिया ने चौंकाते हुए मांगा इसराइल से गोलान हाइट्स का एक हिस्सा। कहा 1974 से पहले की पोजीशन पर अगर लौटी आईडीएफ तभी बातचीत मुमकिन। और ट्रंप बोले, ईरानी लीडर्स करना चाह रहे हैं मुझसे मुलाकात। उधर इसराइल फिर कर रहा ईरान के खिलाफ बड़ी तैयारी। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 4 जुलाई 2025 और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। जर्मनी और नीदरलैंड्स की खुफिया एजेंसियों का ये दावा है कि यूक्रेन में केमिकल हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जर्मन और डच मींस नीदरलैंड, जर्मन और डच इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आज जुमे को मिलकर यह अलर्ट जारी किया कि रूस अब यूक्रेन में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल और ज़्यादा और तेज़ी से करने लगा है। और ये ख़तरा सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक बड़ा रिस्क बन सकता है, उनका दावा है। जर्मनी की BND और नीदरलैंड्स की MIVD और AIVD जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि रूस इंटरनेशनल बैन के बावजूद केमिकल वेपन्स का यूज़ कर रहा है और ये ट्रेंड अब साफ तौर पर तेज़ हो गया है। हालांकि रूस की तरफ से इस ताज़ा इल्ज़ाम पर अभी कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन बीते वक्त में रूस इस तरह के तमाम इल्ज़ामों को खारिज करता रहा है। यूरोपियन एजेंसीज का कहना है कि अगर रूस इसी तरह इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाता रहा तो इसका असर पूरे यूरोप की सिक्योरिटी पर पड़ेगा। वैसे इसराइल भी गजा के बेगुनाह लोगों पर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करता रहा है। ऐसे इल्ज़ाम उस पर लगते रहे, लेकिन तब जर्मनी और नीदरलैंड्स की ये एजेंसियां खामोश रहीं। शायद उससे यूरोप को ख़तरा नहीं रहा होगा, लेकिन क्या ये इंसानियत के लिए भी ख़तरे वाली कोई बात नहीं थी। बढ़ते आगे गजा का जिक्र करते हैं। गजा में जुमे के दिन इसराइल को दोबारा बड़ा झटका लगा। एक और फौजी हलाक हो गया, 4 जख्मी हो गए। एक के बाद एक कई टैंक्स में धमाके हुए। अल-कस्साम ब्रिगेड ने IDF का एक कमांड सेंटर भी टारगेट करने का दावा किया है। गजा की जंग में इसराइल की फ़ौज को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये और बात है कि उससे कहीं बड़ी तादाद में गजा के लोगों की शहादतें हो रही हैं। हमने पिछले ही वीडियो में शाम में आपको बताया था कि एक इसराइली फ़ौजी मारा गया है और अब कुछ देर बाद और एक और फ़ौजी मारे जाने की खबर आई है, जबकि 4 जख्मी हुए हैं। उधर हमास ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने गजा सिटी के तुफ़ा इलाके में एक इसराइली टैंक पर हमला किया, जिसमें यासीन 105 एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। साथ ही एक कमांड सेंटर पर भी गोले दागे गए। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज ने कन्फर्म किया है कि 19 साल का एक सार्जेंट असाफ ज़मीर या ज़ामिर खान यूनिस में मारा गया है। हमला उस वक्त हुआ जब वो एक टैंक में तैनात था और हमास के फाइटर ने उस पर एंटी टैंक मिसाइल दाग दी। इस हमले में 2 और फौजी सीरियसली ज़ख्मी हो गए, बहुत ज़्यादा, मतलब संजीदा उन्हें ज़ख्म आए हैं, शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। इवैक्यूएशन के दौरान, इन सबको निकालने के दौरान ज़ख्मी फ़ौजियों को टैंक से जब निकाला जा रहा था तब दूसरे टैंक में भी एक धमाका हो गया। यानी एक के बाद एक कई टैंक्स में आज धमाके हुए, जो शायद बताया जा रहा है दूसरा धमाका एक और मिसाइल या प्लांटेड विस्फोट या एक्सप्लोजन्स की वजह से हुआ है। फिलहाल गजा में इसराइली आर्मी के लिए जंग एक बार फिर बेहद भारी पड़ती जा रही है। इससे पता चलता है कि सीज़ फायर की मांग सिर्फ होस्टेजेस की रिहाई तक महदूद नहीं है, उसकी कई और वजह भी हैं। गजा में IDF के हो रहे नुकसान में आई तेज़ी की वजह को समझना हो तो ये अगली खबर सुनिए। गजा में आखिरी बचे हमास के लीडर ने ऐलान किया है कि या तो इज्जतदार समझौता होगा या फिर शहादत की जंग जारी रहेगी। खुद इसराइली मीडिया, ये YT न्यूज़ जो आप देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट है और बड़ा मीडिया हाउस है वहाँ का, उसकी आज की खबर ये सारी कहानी बता रही है। और इसमें मिडिल ईस्ट के इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से ये लिखा गया है कि गजा में हमास के मौजूदा चीफ इज़ अल-दीन अल-हद्दाद इन दिनों सीज़ फायर और होस्टेज की रिहाई को लेकर चल रही बातचीत में अहम रोल निभा रहे हैं। हद्दाद का हमने जिक्र आपको करीबन 15 दिन पहले बताया था, ये अब नए जो है मिलिट्री चीफ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि हद्दाद ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि या तो एक इज़्ज़तदार सीज़ फायर डील होगी या फिर आज़ादी और शहादत की ये जंग जारी रहेगी। यानी हमास अब किसी भी प्रेशर में झुकने को तैयार नहीं है और आखिरी लीडर के तौर पर हद्दाद पूरी ताकत से ये जंग या समझौते दोनों को लीड कर रहे हैं। बढ़ते आगे। गजा में तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे में 138 फ़लस्तीनी 138 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं।
452 जख्मी हुए हैं। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 138 फ़िलिस्तीनियों की बॉडीज़ हॉस्पिटल पहुंचाई गई हैं, जबकि 452 जख्मियों ने इलाज के लिए मदद मांगी है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि 62 लोगों की जान उस वक्त गई जब वो खाना और मदद लेने के लिए गए थे। इतना ही नहीं, जख्मियों में 300 ऐसे लोग हैं जो राहत लेने निकले थे मगर गोलियों के शिकार हो गए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह बताया है कि कई बॉडीज़ अब भी मलबे और सड़कों पर पड़ी हैं, लेकिन इमरजेंसी टीमें वहां तक पहुंच नहीं पा रही। गजा के हालात बेहद ख़राब हैं। चलिए अब कुछ और ख़बरों का रुख कर लेते हैं। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से जब ये पूछा गया कि क्या सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात ठीक करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जैसे कि अब्राहम अकॉर्ड वाली बात, तो सऊदी अरब ने खुला इसमें जवाब दिया अपने मुल्क की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर ने कि हमारी प्रायोरिटी गज़ा में परमानेंट सीज़ फायर है। परमानेंट सीज़ फायर 2 महीने का नहीं, कहा कि बाकी सारी बातें दुनिया जहाँ की उसके बाद है। इसराइल अगर परमानेंट सीज़ फायर करता है तब उसके बाद देखेंगे क्या बात करनी है। अभी तक सऊदी अरब इस बात को भी लेकर सख्त रहा है कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होना चाहिए, इसके बाद हम इसराइल से अपने ताल्लुकात वसी करेंगे। तो फिलहाल सऊदी अरब की तरफ से ये कहा गया है कि करंट प्रायोरिटी हमारी एक परमानेंट सीज़ फायर है गज़ा में, इसके अलावा कुछ नहीं। जब ये हो जाएगा तब देखेंगे कि आगे क्या करना है। एक और ख़बर जो है वो यूएई का स्टांस भी है जो सख्त रुख दिखाया है, लेकिन यूएई का मामला बयान जो है वो इस मामले में नहीं, वो बल्कि मस्जिद अल अक्सा और पूरे वेस्ट बैंक के को लेकर है। वेस्ट बैंक को आज 4 जुलाई की खबर है अनादोलू की, वेस्ट बैंक को पूरा कब्जाने, एनेक्स करने और अब इसराइली जो नक्शा है उनका उसमें शामिल करने की मांग उठी थी। अभी 2 जुलाई को ही जो इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड सियासी पार्टी है उसके 14 मिनिस्टर्स ने ये डिमांड की थी और उनके लॉ मिनिस्टर ने भी कि जो है पूरा 27 जुलाई तक इस पूरे वेस्ट बैंक को एनेक्स करके इसराइल में मिला लिया जाए। ये सबसे बेहतर वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सदर हैं और हमारे लिए पूरी तरीके से हिमायत में हैं। तो यूएई ने कहा कि ये सिवाय एक बेवकूफ़ाना और गैर ज़िम्मेदाराना और उकसावे वाले बयान के अलावा और कुछ भी नहीं है और हम इसकी बहुत सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। क्या इसराइल ये समझ नहीं रहा है कि वो जब वेस्ट बैंक को कब्जाएगा तो हालात क्या हो जाएंगे? अभी तक जो दुनिया नहीं बोल रही है उसे बोलना पड़ेगा। इस तरीके की बातें सिवाय माहौल ख़राब करने के और कुछ नहीं करती, ये कहा गया। बढ़ते आगे, तुर्की ने भी और तुर्की के सदर रजब तय्यप एर्दोगान ने भी सख्त लफ्ज़ों में गज़ा को लेकर और पूरे फ़लस्तीन को लेकर इसराइल की मजम्मत की है। साथ ही पूरी दुनिया से कहा है कि बहुत होशियार रहने का वक्त है। इसराइल जैसी हुकूमत और उसके प्राइम मिनिस्टर के मुंह को खून लग चुका है। तुर्की के प्रेसिडेंट ने एर्दोगान ने ये कहा कि जो एग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं इसराइल की, वो पूरे ख़ित्ते के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट और आसपास वेस्ट एशिया सबके लिए एक बहुत ही बड़ा ख़तरा है। बहुत ही थ्रेटनिंग ये इंस्टांस है इसराइल का और हमें इससे होशियार रहने की ज़रूरत है और हमें फ़लस्तीन और गज़ा के लिए जल्दी कुछ ठोस कदम उठाने होंगे ताकि इसराइल को उसकी हद में और उसके जामे में लाया जा सके। सीरिया से ख़बर यह है कि सीरिया ने कहा है कि ठीक है, हम इसराइल से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन ये बातचीत तभी शुरू होगी जब 1974 वाली डिसएंगेजमेंट डील जो हुई थी इसराइल और सीरिया के दरमियान, उसकी पाबंदी करता है, उसको अमल में फिर से लाता है इसराइल और उसके बाद हम देखेंगे बात करनी है नहीं करनी। और अमेरिका को ये जवाब दिया गया है सीरिया की अलशरा हुकूमत की तरफ से। अब हुआ क्या था कि 1967 में जंग के दौरान गोलान हाइट्स का लगभग 2 तिहाई हिस्सा जो है वो इसराइल ने कब्ज़ा लिया था सीरिया के इलाके का। तो जो है उसके बाद 1973 में तय हुआ था और 1974 से अमल में आया था ये डिसएंगेजमेंट डील। इसके तहत हुआ ये था कि करीबन 50 मील की जो सरहद है इसराइल और सीरिया की, उस पर एक बफर जोन बनाया गया। कहा गया कि मतलब दोनों यहाँ पर पेट्रोलिंग कर सकते हैं। हुआ ये कि बशर अल असद की हुकूमत गिरने के बाद दिसंबर में इस बफर जोन को क्रॉस करके उस तरफ आईडीएफ पहुँच गई है और लगातार थोड़ा थोड़ा वो बढ़ रही है कि बफर जोन जो है वो बिल्कुल सिक्योर नहीं है, लिहाजा हमें इन इलाकों में आना पड़ा और हमें अपने मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए ये कदम उठाना पड़ा। ये आईडीएफ की कमज़ोर दलीलें हैं। तो इसी को लेकर सीरिया की हुकूमत ने कहा है कि वो उन सरहदों से पीछे जाना होगा,
लेकिन अगली खबर जो लेबनान के हिजबुल्लाह वाले असर वाले मीडिया हाउस है अल मयादीन उसने दी हो, बड़ी चौंकाने वाली खबर यह है कि बड़ी मजबूती से सीरिया की हुकूमत ने इस बार ये कहा है, जिसकी उम्मीद दुनिया को नहीं थी, कि 1/3 हिस्सा गोलान हाइट्स का वापस करना होगा। लेबनीज एरियाज़ फॉर इसराइल पीस डील, मतलब सीरिया ने डिमांड की है कि 1/3 हिस्सा गोलान हाइट्स का और जो लेबनान के कुछ इलाके इसराइल ने कब्जा रखे हैं वो वापस करने होंगे अगर कोई अमन मुआहदा इसराइल को करना है सीरिया के साथ। तो ये भी एक बड़ी अच्छी और डेवलपिंग खबर है। उधर डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ही विल मीट विद ईरान इफ़ नेसेसरी। ईरान के लीडर से, उनके डेलीगेशन से मैं मुलाकात करूंगा अगर ज़रूरी समझा तो। और इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान वांट्स टू स्पीक टू द यूएस, कि ईरान अमेरिका से बात करना चाह रहा है और मैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से ज़रूर मुलाकात करूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। ईरान डज़ नॉट वांट टू स्पीक, डज़ वांट टू स्पीक, नॉट नहीं, डज़ वांट टू स्पीक एंड आई थिंक दे वुड लाइक टू स्पीक टू मी एंड इट्स टाइम दैट दे डू। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ईरान बात करना चाहता है, वो मुझसे मिलना चाहते हैं ईरान के लोग, और जो है हम उन्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते। वी आर नॉट लुकिंग टू हर्ट देम, वी आर लुकिंग टू लेट देम बी अ कंट्री अगेन। हम चाहते हैं कि वापस एक मुल्क के तौर पर वो खड़े हों, उनका भला हो। अगर वो मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, देखते हैं ज़रूरत पड़ी। खैर, इसराइली मिलिट्री जो है वो एक प्लान प्रिपेयर कर रही है फिर से ईरान के ख़िलाफ़, और उसका ये कहना है कि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि ईरान इसराइल के लिए कभी ख़तरा ना बने। ये उसके डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने कहा है। और ख़तरा ना बने ईरान, इसके लिए क्या करना है कि ईरान अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं और जो अटैकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनको नुकसान पहुंचा है 12 दिन की जंग में, वो वापस कभी हासिल ना कर पाए। ये आईडीएफ का कहना है। ख़ास तौर से ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम भी आगे ना बढ़ा पाए। मतलब ये इसराइल में बैठ के तय करेगा कि ईरान क्या करे क्या ना करे। उधर लेबनान में लगातार आईडीएफ की एयर स्ट्राइक्स जारी हैं और इस बार आईडीएफ ने ये कहकर एयर स्ट्राइक की कि एक आर्म्स स्मगलर को, एक हथियारों के स्मगलर को उन्होंने न्यूट्रलाइज़ करना था, मारना था, इसलिए ये एयर स्ट्राइक की। और ये भी एक बेरूत के करीब हमला हुआ है, लेकिन लेबनानी हुकूमत खामोश। बढ़ते हैं आगे। आखिरी खबर ये है कि यूरोप से लेकर तुर्की तक आग, और अमेरिका वाला हमने आपको सुबह ही बताया था, आग कहर बरपा रही है। सूखी हवाओं की वजह से जंगलों में आग लग रही है। अब फायर फाइटर्स जो हैं वो ग्रीस में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी भयानक वहाँ आग लगी है, लेकिन तुर्की में लगी आग से, जंगलात की आग से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।